देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम ने बड़ी चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने आ सकती है। एनआईडीएम के मुताबिक कोरोना की ये लहर 2 महीने तक रह सकती है, जिसमें 5 लाख तक प्रतिदिन केसेस आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की मौजूदा रफ्तार से क्या हम कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? सितंबर में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। एक दिन में 5 लाख केस आएंगे, खुद को कैसे बचाएंगे? तीसरी लहर कितना मचाएगी कहर? हिंदुस्तान की तैयारी कितनी पूरी, कितनी अधूरी? खबर डराने वाली है लेकिन जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसकी रिपोर्ट में जो लिखा है वो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इस 55 पन्ने की रिपोर्ट की मुख्य बातें जान लेते हैं। उसके बाद तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए देश की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर सितंबर महीने में आ सकती है। तीसरी लहर का असर सितंबर और अक्टूबर महीने में रह सकता है। सितंबर में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है। अलग अलग ग्रुप से आने वाले बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी होंगी। हम लोगों ने अभी अच्छे सबके सहयोग से संक्रमण को रोक के रखा है, कम करके रखा है। यदि इसी प्रकार से लोगों का व्यवहार रहा, कोविड उचित व्यवहार रहा, अनुकूल व्यवहार रहा, तो हम हो सकता है तीसरी लहर को बहुत कम अवस्था में देखें और उससे उतना नुकसान हमको न हो जितना दूसरी लहर में हुआ। आज भी हर किसी को कोरोना की पिछली 2 लहरों का दर्द सताता है। जब देश ने अपनों को खोया, ये बीमारी पिछले साल से इंसानी जिंदगी के खिलाफ काल बनी हुई है। अब सवाल बड़ा ये कि कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़े इस नई जंग के लिए क्या हम तैयार हैं? रोकने के लिए सबसे जरूरी है फुल वैक्सीनेशन। इसकी रिपोर्ट डराने वाली है, क्योंकि जैसी बुलेट रफ्तार की जरूरत तीसरी लहर को रोकने के लिए चाहिए थी, वैसी रफ्तार अब तक देश के टीकाकरण अभियान ने नहीं पकड़ी है। 23 अगस्त तक भारत में 33.9% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगा है, जबकि फुल वैक्सीनेशन वालों की संख्या महज 9.8% है। हाल ये है कि 10 से भी कम फीसदी लोगों को देश में अब तक कोरोना की वैक्सीन लगी है। भारत में अब तक 6 वैक्सीन को लगाने की मंजूरी मिली है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, जायडस कैडिला और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन शामिल हैं। लेकिन अभी भी देश में सिर्फ 3 वैक्सीन ही लग रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। 23 अगस्त के शाम 7 बजे तक देश में 51 करोड़ 8 लाख 80 हजार लोगों को कोविशील्ड और 7 करोड़ 22 लाख 66 हजार 110 लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगा है, जबकि स्पुतनिक के देश में सिर्फ 6 लाख 99 हजार 29 टीके ही लगे हैं। जायडस कैडिला को तो हाल ही में मंजूरी मिली है, लेकिन मॉडर्ना को तो इमरजेंसी यूज का अप्रूवल भारत में काफी पहले मिल चुका है। 30 जुलाई को भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी गई, जबकि 7 अगस्त को जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज को भी अनुमति मिली। लेकिन लगनी दोनों में से अब तक कोई भी शुरू नहीं हुई है। यही हाल स्पुतनिक वी का भी है। वो लग तो रही है, लेकिन बेहद कम रफ्तार से। अप्रैल में मंजूरी के बावजूद इस वैक्सीन के देश में सिर्फ 6 लाख 99 हजार 29 टीके ही लगे हैं। अब बात उस वैक्सीन की करते हैं जिसे सबसे पहले WHO ने इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति दी, यानी बात फाइजर की। फाइजर भारत को जुलाई से अक्टूबर 2021 तक 5 करोड़ खुराक देने को तैयार था, लेकिन मामला अटक गया और अब तक अटका ही हुआ है। कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और केंद्र सरकार के बीच मामला फंसा हुआ है। फाइजर भारत से कानूनी सुरक्षा की मांग कर रही है। भारत ने अब तक किसी भी टीका कंपनी को गंभीर साइड इफेक्ट होने पर मुआवजा लागत से सुरक्षा नहीं दी है, जबकि फाइजर ने ब्रिटेन और अमेरिका में इस क्लॉज पर मंजूरी हासिल कर ली है।
भारत को वैक्सीन की जरूरत है। सरकार वैक्सीन को मंजूरी भी दे रही है, लेकिन वैक्सीन विदेश से आ नहीं रही और इससे स्थितियां बिगड़ने का खतरा है। जानकार तीसरी लहर से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने पर जोर दे रहे हैं। यदि बच्चों के चारों तरफ जो कहते हैं ना, एक बबुल क्लियर कर दीजिए आप, या कोकून कर दीजिए कि बच्चा बीच में है, उसके चारों तरफ जितने लोग हैं, यदि वो सब प्रोटेक्टेड हैं, या तो उनको संक्रमण हो चुका है या उनको टीकाकरण हो चुका है, तो बच्चे स्वतः ही प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो स्कूल यदि खुलते हैं और स्कूल बच्चे जाते हैं तो उसमें जितने स्टाफ, एडल्ट स्टाफ है, टीकाकरण होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। अगर 12 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका मिलना शुरू हो जाए सितंबर अक्टूबर से, तो वो टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। सेकेंड वेव में यंग लोग ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, बट पीडियाट्रिक एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम ही डाटा है, सेम ही इंसिडेंस है, सीवियरिटी की भी सिमिलरिटी, एक्सेप्ट फीवर थोड़ा ज्यादा आया था। उससे ज्यादा सीवियर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि ज्यादा अफेक्ट हुए थे, चाहे वो डेल्टा वेव ले लें या अल्फा वेव ले लें। अब सेकेंड हम बात करते हैं, अनलाइकली होगा कि इस बार भी अगर वेव आती भी अक्टूबर नवंबर में, प्राइमरीली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अफेक्ट करेगी। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन से खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके के खतरे की हम बात कर रहे हैं, अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है जब हम सितंबर महीने में दाखिल कर जाएंगे, और अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है यानी सितंबर में थर्ड वेव का अंदेशा जता रहे हैं हम। ऐसा क्या हो जाएगा कि एक हफ्ते बाद जब हम सितंबर में दाखिल होंगे तो हम ऐसा भी अनुमान जता रहे हैं कि एक दिन में 5 लाख तक केस आ सकते हैं? देखिए 5 लाख केस के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है उनका ये मानना है कि अभी जो फेस्टिव सीजन जैसे रक्षाबंधन अभी गया है, काफी लार्ज स्केल पे लोग एक दूसरे से मिले हैं, तो ऐसी उम्मीद करें इसके चलते केसेस में स्पर्ट आ सकता है, और बेसिकली उसके बेसिस पे शायद ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। बट 5 लाख आई थिंक एक पिछले वेव में जो अचानक से तेजी आई थी, जो सेकेंड वेव में हमने देखा था कि केसेस स्टार्ट हुए और अचानक से पीक पे पहुंच गए, जो ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर पहुंच गए थे पीक टाइम में, तो उसी को अंदाजे में रखते हुए शायद ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। बट पिछले और इस वेव में फर्क ये है कि इसमें एटलीस्ट 33% लोगों को एक शॉट वैक्सीन का लग चुका है। पिछले वेव में जो सीरो सर्वे उसके बाद जो किया गया उसमें अराउंड 65% लोगों में एंटीबॉडी के प्रेजेंस है। तो ऐसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्लस लोगों में अगर सावधानी रहे तो ऐसा शायद ना हो पाए। बट ये प्रेडिक्शंस हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो। लेकिन एक चीज हमने इस कोविड-19 में सीखा है कि जब भी हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं उसका उल्टा हो जाता है। तो होपफुली ऐसा प्रेडिक्शन शायद जो किया गया वो सही ना हो और हम सुरक्षित रहें। डॉक्टर नीरज, चूंकि इस तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा था, अब ऐसे में चूंकि उनका वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है, अभी इसकी शुरुआत की नहीं गई है, तो क्या बच्चों का ही वर्ग सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड रह सकता है इस तीसरी लहर में? देखिए, जो ये वायरस है बच्चों को कोई बहुत ज्यादा अभी तक इफेक्ट उस वे में नहीं कर रहा था। जो अगर आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को अगर कंपेयर भी करें, एब्सोल्यूट नंबर सेकेंड वेव में बढ़ गया होगा क्योंकि ओवरऑल लोग ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन जो परसेंटेज है वो 10 से 12% के बीच में बच्चों के इन्फेक्शन के बारे में रहा है। और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बच्चों में जो डिफाइन किया गया था उसमें कोई चेंज नहीं आया है कि ACE2 रिसेप्टर्स हो, बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स इस वायरस के अगेंस्ट हो, बच्चों में कोमॉर्बिडिटी के चांसेस कम होते हैं, बच्चों का जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है वो ज्यादा जल्दी रिप्लिकेट कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो इन सब चीजों के फैक्टर्स अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तो अनलेस वायरस की बहुत ही ज्यादा म्यूटेट होकर अपना स्वरूप ना बदल ले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए कि बच्चे ही ज्यादा अफेक्ट होंगे। इनफैक्ट जो बच्चों में सीरो प्रेवलेंस है वो ऑलमोस्ट एडल्ट के बराबर ही। तो जो रिस्क पहले जितना बच्चों में था फर्स्ट और सेकेंड वेव में, उससे ज्यादा रिस्क होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये प्रेडिक्शन है कि 5 लाख केसेस पर डे आएंगे, तो उसमें बच्चों का प्रोपोर्शन डेफिनेटली जो है एब्सोल्यूट नंबर में जरूर बढ़ेगा। प्रोपोर्शन वही 10 से 12% के आसपास ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इससे कोई बहुत ज्यादा जो ये पैनिक की सिचुएशन लोग करें कि नहीं बच्चे ही अफेक्ट होंगे, ऐसा थोड़ा सा मुझे लगता है कि फार ओवर रीच है। आई मीन
ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। डॉक्टर नीरज, जैसा कि आप कह रहे हैं, पहली और दूसरी वेव के दौरान हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बच्चे इम्पैक्ट नहीं हुए, और अगर किसी को कोविड हुआ भी था तो वो एसिम्प्टोमेटिक थे ज़्यादातर, हमने ये खुद भी देखा है। लेकिन अब हम जब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं कई सारे राज्यों में, ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना, भले ही वायरस म्यूटेट होता है नहीं होता, ये तो आगे की चीज़ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है ये, वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी खतरा तो बरकरार है। ऐसे में क्या कुछ करें वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोच रहे हैं? देखिए, ये जो है, जैसे ऑनरेबल पीएम ने कहा सबका साथ सबका प्रयास, तो इस कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने में, अपने लाइफ को वापस से सुचारू रूप से चालू करने में सभी का सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट रोल जो स्कूल मैनेजमेंट का है। तो पेरेंट्स एकदम बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर घर में कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, उसे बिल्कुल स्कूल ना भेजें जब भी स्कूल शुरू होगा। बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है कि जो पेरेंट्स करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन अगर पेरेंट्स करेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि भाई क्यों जरूरी है। आफ्टर ऑल बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं। एक तरह से देख लीजिए कि बच्चों पे ही लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है, बाकी पूरी दुनिया खुल चुकी है। तो ये बच्चे भी अब उस लॉकडाउन से थक चुके हैं और वो भी स्कूल जाना चाहते हैं। तो अगर उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में समझाएं, स्कूल में जो भी स्टाफ है अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं, तो शायद ये हम फटाफट से शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नीरज। बिल्कुल आपकी बात से मैं भी वाकिफ हूँ, जो कि आपने कहा कि जिस तरीके से सामान्य जिंदगी में लौटना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। बच्चे तो पिछले साल भर से लॉकडाउन में ही जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसे में उनको भी स्कूल जाना है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को समझाएं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देखिए, थर्ड वेव का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन अभी तो सेकेंड वेव ही पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी दुनिया के देशों में कितने केसेस आ रहे हैं जानने के लिए चलते हैं शिखा के पास। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया में आखिर कोरोना की मौजूदा रफ्तार है क्या। इस टच स्क्रीन के जरिए हम आपको अलग अलग देशों का आंकड़ा सबसे पहले समझाते हैं। अगर हम बात करें ईरान की, तो आप देखिए पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले आए हैं और एक्टिव केसेस फिलहाल ईरान में 6,42,000। यूके का अगर जिक्र करें तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा कहता है 32,000 और एक्टिव केसेस यूके में 13,04,000। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 31,000 केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस फिलहाल वहां 74,27,000। जापान के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा 26,000 और एक्टिव केसेस अभी फिलहाल जापान में 2,10,000। और अगर अपने देश भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा कहता है 25,000 केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस अभी फिलहाल 3,33,000 हैं। अन्य देशों का भी जिक्र कर लेते हैं। रूस का अगर जिक्र करें तो 24 घंटे में 21,000 केसेस यानी एक्टिव केसेस अभी फिलहाल 5,51,000। मैक्सिको का जिक्र करें तो 24 घंटे में 20,000 मामले यानी एक्टिव केसेस मैक्सिको में 4,26,000। मलेशिया में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा 20,000 और एक्टिव केसेस 2,62,000। थाईलैंड में पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं 19,000 और एक्टिव केसेस फिलहाल थाईलैंड में मात्र 2 लाख। और टर्की के बारे में बताया आपको 24 घंटे में 19,000 मामले और एक्टिव केसेस 4,52,000। तो देखिए, कोरोना मरीजों के लिहाज से भारत का 5वां नंबर है। अभी भी भारत में प्रतिदिन 25,000 केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हम अगर कोरोना के नियमों का ढंग से पालन करें तो थर्ड वेव में जो खतरा होना है ना, वो कम से कम बहुत ही लिमिटेड होगा और आप अपने आप को थर्ड वेव से जरूर बचा पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।